तो आज हम डिस्कस करेंगे पिछले सालों में पूछे गए सीटेट में प्राइमरी में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला ए ऑब्जेक्टिव। अभाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। चलिए हम लिखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। या तो वो सिर्फ खुद से कटेंगी या वो एक से कटेंगी, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है देखते हैं। इससे पहले हम एक काम करते हैं, संख्याएं लिख लेते हैं। चलिए कुछ हमने संख्याएं लिखी है, इनमें से हम बताएंगे कौन कौन सी भाज्य है और कौन कौन सी अभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ना तो एक भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो इसको हम हटा देंगे। नंबर 2 हमारी इसे गुणनखंड करते हैं तो क्या क्या आते हैं 1 इंटू 2, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हम 3 के करते हैं तो इसका आता है 1 इंटू 3, ये भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा निकल के 2 इंटू 1। ठीक है, इसके कितने गुणनखंड हो गए 3, इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या ना कि अभाज्य है, ये एक भाज्य है। इसी प्रकार हम 5 को देखेंगे तो इसके गुणनखंड क्या है 1 इंटू 5, इसके कितने होंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ये एक भाज्य है। तो इससे हमें क्या पता चला, वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। क्लियर? तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए 2 हमारी क्या है एक अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 4 हमारी भाज्य है, लेकिन 5 हमारी क्या है अभाज्य है। तो हम इन पर गोला लगाते चले जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, 2 3 5, 7वीं हमारी क्या होगी अभाज्य होगी, 8 हमारी भाज्य होगी क्योंकि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 9 के भी गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 इंटू 3 इंटू 3, और 10 के क्या गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन 10 हमारा उसमें आ जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ तक देखते हैं, सिर्फ एक अंक वाली संख्याएं सिर्फ यही हैं, और इनमें कितनी हमारी अभाज्य संख्या है 1 2 3 4। कौन कौन सी हैं 2 है 3 है 5 है और 7 है। ठीक है, ये एक अंक वाली संख्याएं हैं। ठीक है, जो केवल सिर्फ 4 ही हैं। तो ये बात ही हमारी प्रूफ होती है। अब अगला पढ़ते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब जरा इसको चेक करते हैं, क्या हमारी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, अब देखते हैं हम, सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी थी हमारी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। जरा देखिए क्या 2 एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 2 हमारी क्या है एक सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, 3 क्या है विषम है, 5 क्या है विषम है, 7 क्या है विषम है। ठीक है, इससे हमें क्या पता पड़ता है, सभी संख्याओं में यानी सभी अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो कि सम होती है। ठीक है, बाकी सब विषम होती हैं। आगे भी देख देते हैं चेक करके, 11 क्या है विषम है, 13 क्या है विषम है, 17 क्या है विषम है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 ही एक ऐसी है जो हमारी सम होती है और एक अभाज्य संख्या होती है। इसका मतलब यही इसको फॉलो नहीं करती है, तो सही नहीं है, यानी नहीं जो ढूंढना था हमारा यही वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और हम लास्ट वाला भी देख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। ये बात सही है। अब 17 के बाद हम लिखते चले जाएं, ये इनफाइनाइट तक निकल जाएंगी। ठीक है, अनंत होंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट में 2019 में पूछा गया है ये। ठीक है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, यानी 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 2 भी सम्मिलित रहेंगे 1 से और 10। ठीक है, सभी संख्याओं से विभाज्य होगी ऐसी कौन सी संख्या है, यानी इन संख्याओं से विभाज्य होगी, इन सभी संख्याओं से ऐसी कौन सी संख्या बनेगी वो इनमें से होगी। ठीक है, तो चेक करेंगे कैसे। हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है लघुत्तम समाप्रत्यय।
तो एलसीएम ले लेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 होती है हमारी, 2 1 जा 2, 3 नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 जा 6, 7 नहीं कटेगा, 2 4 जा 8, 9 नहीं कटेगा, 2 5 जा 10, फिर 2 से कट करेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, फिर 2 से कट करेंगे एक बार, 2 1 जा 2, बाकी को ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखेंगे 3 से काटेंगे, सबसे उससे छोटी उससे बड़ी 3 है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3। अब किससे काटेंगे? 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 7 से काटेंगे तो लास्ट में 1 1 बचेगा। ठीक है, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 गुणा 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 0 ऐसे ही लिख लेंगे। 4 तिया 12 को 2, 1 हासिल का, 6 चौक 24 और 1 25, यानी वह संख्या क्या है? 25 20। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, एक आशा है जो घर के खर्च में से एक फ़ोन खरीदना चाहती है। ठीक है, और वो उस रकम में से कुछ पैसा बचाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को कितने बचाती है? 50 रुपये, बुधवार में 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचा लेती है। लेकिन रविवार में वह 60 रुपये खर्च भी कर देती है। तो अब बताना है कि मोबाइल का जो प्राइस है, ठीक है, वो है 5950 रुपये। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगेगा रकम को इकट्ठा करने में, यानी कितने हफ्ते? ये दिए हुए हफ्ते हैं ऑब्जेक्टिव में। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो हम बताते हैं आपको, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बचत निकालेंगे कि आशा बचा कितना रही है। ठीक है, तो सोमवार को कितना बचाती है? 50, बुधवार में 100 और शुक्रवार में 80, लेकिन खर्च कितना कर दे रही है वो हफ्ते में, संडे को, यानी 60 रुपये। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, तो ये तो जुड़ेगा, जुड़ के कितना आया? 0, 8 5 13, कैरी का 1, 1 और 1 2, 230, और खर्च कितना कर दे रही है? 60 रुपये, यानी 60 घटा देंगे इसमें से। ठीक है, 170। तो ये बचत आ गया आशा की। एक हफ्ते में कितना बचा रही है आशा? 170 रुपये। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा क्या करेंगे हम आंसर निकालने के लिए, हमें ये रकम निकाल के लानी है, तो इन हफ्तों में मल्टीप्लाई कर करके देख लेंगे, इतना आ जाना चाहिए, जिससे भी इसका मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए वही हमारा ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, 170 में 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इतना आ जाएगा? 17 51 होता है, यानी ये तो नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं, 17 की मल्टीप्लाई 40 में, ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब डी में करके देखते हैं, 170 की मल्टीप्लाई 25 में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4250, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब आंसर यही होगा। ठीक है, देख लेते हैं करके मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका 5950। ठीक है, तो आंसर हमारा 35 है। 35 सप्ताह में वो पूरा पैसा इकट्ठा कर लेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई संख्या है 50, उसमें से एक पूर्ण संख्या जोड़ी गई। ठीक है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 2 हैं जो हमारे कहे गए हैं, यानी पहला तो ये 50 में से एक पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा कहता है फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। क्लियर? तो लिखते हैं हम, 50 में जोड़ा गया है, माना x को, वह संख्या x है। ठीक है, और फिर 50 में से ही घटाया जाएगा वही संख्या कौन सी है? x है। ठीक है,
प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का क्या चाहिए हमें, जोड़, यानी ये प्राप्त संख्या है, हमें पता है प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा आपस में, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 50 और 50 100। क्लियर, सिंपल है ये क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम कौन से होते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, वहीं अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम मतलब 1 2 3 4, ये बढ़ता क्रम है। ठीक है, वहीं अवरोही क्रम क्या है हमारा, 10 9 8 7 डैश 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 3 2 1, ये हमारा क्या हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय यानी तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी वह बतानी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए, तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए दशमलव में, तो हम सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या मतलब दशमलव के बाद पॉइंटों में सबसे बड़ी कौन सी, सबसे दूर तक कौन सी जा रही है। देखिए, दशमलव के बाद तीन जीरो तक जाइए जा रही है, ये भी 3 तक जा रही है। ठीक है, तीसरे स्थान तक। तो क्या करेंगे, जितने ये स्थान है उतने ही लिख लो सबसे पहले, और उसके आगे 1 लगा के सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो करते हैं, चलिए 7.07 इससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो क्या संख्या बनेगी 7070। ऐसे ही 7.70 इसमें भी 1000 से गुणा कर दो, क्या संख्या बनेगी 7700। अब किससे करो 7.707 में 1000 से, तो क्या संख्या बनती है 7707। अब 7.007 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या संख्या बनेगी 7007। अब लास्ट कौन सी बची 0.77 में मल्टीप्लाई कर दो कितने से 1000 से फिर से, तो अब संख्या क्या बनेगी 770। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, अब हमें इसे करना है आरोही क्रम में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, ये, यानी ये हमारा पहला नंबर। इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी हमारी, देखो चलो, इससे बड़ी हमारी 7007 होगी, यानी दूसरा नंबर ये होगा। फिर 7007 से बड़ी कौन सी होगी 7070 रुपये तीसरे नंबर पे। 7070 से बड़ी कौन सी है 7700 चौथा नंबर, और 7707 पाँचवा नंबर, यानी सबसे हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, हमसे कौन सा स्थान पूछा, तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर कौन सी है, ये वाली संख्या है। ठीक है, और ये संख्या कौन सी है 7.07। ठीक, और 7.07 कौन सी है हमारी, ए है। सिंपल क्वेश्चन करना, आई होप आप सब समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, तो हिंदू अरबी गणना प्रणाली है क्या, तो ये गणना प्रणाली है जो हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं। इसमें टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, ये नंबर्स यूज़ होते हैं हिंदू अरबी गणना प्रणाली के अंदर। ठीक है, और क्या है, इसमें आधार 10 होता है, आधार 10 वाली मूल्य प्रणाली होती है। ठीक है, तो इसमें आधार 2 प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है, ये बात गलत है। इसका मतलब यही सही है, यह गुणात्मक प्रकृति का होता है, सही बात है। 10 होता है, 10 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 1000 आता है। जैसे देखिए कैसे होता है, 1 इकाई होता है, 10 ढाई होता है, सैकड़ा क्या होता है 100 होता है, 1000 क्या होता है, तो इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 होता है। फिर तो ये किस तरह से चल रही है देखा जाएगा, तो 10 इंटू 10, फिर 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू, ये 10,000 बनेगा। ठीक है, तो ये एक गुणात्मक प्रकृति का है, ये बात भी सही है हमारी। ठीक है, तो ये तो पालन करता है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ये बात भी सही है। यह योगात्मक प्रकृति का है, ये बात भी सही है। सिर्फ इसमें गलत क्या है, इसके आधार 2 प्रणाली का होता है, ये बात गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक इक्वेशन दी है जिसे इक्वल करना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है,
72 गुणा 28 इजकल टू 36 गुणा 4 गुणा रिक्त स्थान, इसको पूरा करना है। ठीक है, तो इसको x मान लेंगे हम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे भी एक और इसके नीचे भी एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 गुणा 28 डिवाइडेड बाई 36 गुणा 4 इजकल टू x। 36 दूनी 72, 4 सत्ते 28, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 2 इंटू 7, यानी 7 दूनी 14। तो वह संख्या क्या है? 14 है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले कहा इसने 7 का गुणज है, देखिए 7 का गुणज है, हाँ है, 7 दूनी 14, ये को सेटिस्फाई करता है। एक अभाज्य संख्या है, क्या ये एक अभाज्य संख्या है? नहीं, ये गलत बात है, ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 7 से कटता है, 2 से कटता है, 14 से कटता है। ठीक है, तो ये बात गलत है। तीसरा देखते सी, 10 से कम है, क्या ये 10 से कम दिख रहा है? नहीं, ये बात भी गलत है। एक सम संख्या है, हाँ ये बात सही है, ये एक सम संख्या है। 56 का गुणज है, तो हाँ ये बात भी सही है, ये 56 का गुणज है। 14 चौका 56 होता है। ठीक है, तो ये बात भी प्रूफ करता है। तो यहाँ कितनी बातें प्रूफ हुई? ए प्रूफ हुआ, डी प्रूफ हुआ और ई प्रूफ हुआ, यानी ए डी ई ये वाला सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 11011 ये बाइनरी क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब इसे कहते हैं कंप्यूटर लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, इसे कंप्यूटर का क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? सबसे सिंपल तरीका दिखाते हैं हम आपको। इसे हम कहते हैं बाइनरी संख्या, इसको कहते हैं हम डेसिमल संख्या। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो हम इसका कैसे करेंगे? बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। करने का तरीका होगा, सबसे पहले नंबर लिख लेंगे हम 11011। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे और क्या करेंगे? 2 की पावर कितना है? 0 लिखकर 1 कर दे। अब आप सोच रहे हो 2 कहाँ से आया? तो 2 क्या है? हमारा बाइनरी है, ये वाला। ठीक है, इसको लिखते हैं और जब पहला वाला पॉइंट लिखेंगे ना, सबसे पहले वाले नंबर को लिखते हैं, तो इसकी पावर हमेशा 0 रखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 करेंगे, फिर दूसरे वाले को उठाएंगे। ठीक है, अब 2 की पावर 1 करेंगे और कितनी संख्या है? 1, मल्टीप्लाई 1। अब इसको उठाएंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 0। अब इसको उठा लेंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1, फिर 2 की पावर 4 इंटू 1। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 0 कितना? 2 की पावर 0 हो या किसी की भी पावर 0 हो, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 ही आती है। 1 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 2। ये कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 0 इजकल टू 0। 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 16। इसके बाद क्या करेंगे? हम इसको टोटल को जोड़कर लिख देंगे, तो हमारा टोटल जोड़ने पर आता है 27। और ये 27 का है ये। ठीक है, बहुत सिंपल है, वैसे आएगा नहीं सीटेट में जनरली, अगर रियर केस है बन गया तो, नहीं तो ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? तो हमें बताना है इसमें से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए फिर से हम वही ट्रिक अपनाते हैं, संख्याओं को लिख लेते हैं पहले। तो मैक्सिमम कितना है इसमें? दशमलव के बाद 3 स्थान तक गया, यानी कितनी मल्टीप्लाई करेंगे सब में? 1000 से। पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। एक 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा इसका? $30,500, इसका 3,500, इसका 3,055, इसका 3,005 और इसका 355। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कौन सा क्रम पूछा है। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है और आरोही क्रम? आरोही क्रम अभी पीछे हम बताए थे, आरोही अवरोही कौन सा। ठीक है, तो हम बताए थे अवरोही कौन सा होता है? घटता हुआ क्रम, यानी बड़े से छोटे की तरफ, मतलब 10, 9, 8, 7, 10, 3, 2, 1 इस तरह से। ठीक है, तो अब देखेंगे हमें सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा हमारा यही है, उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है, यानी हमारा ये पहला ही सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा
सीरीज में लगा हुआ है अवरोही में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आगे हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या क्या अंक दिए हैं हमें 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इन इस रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है, और भरने के बाद क्या करना है, बताना है इनको कि योग करने पर अधिकतम संभव संख्या कौन सी आएगी, यानी जोड़ना है। सिंपल है, चलिए भरते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या ले लोगे, सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी। तो भरने का सीरीज मैंने बताया था, सबसे पहले हम इसको भरेंगे, फिर इसको और फिर इसको। कौन से क्रम से भरेंगे, बड़े से छोटा, पहले बड़ा आएगा उसके नीचे छोटा, फिर उससे बड़ा फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 8 है, तो 8 लिखेंगे। 8 से छोटा कौन सा है, 7 है। फिर 7 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, और 3 से छोटा 2 है। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो हम क्या आएगा निकल कर आंसर, 3 2 5 6 4 10, 7 और 1 8, 8 8 16, 1605, यानी हमारा आंसर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आगे हम अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है एक स्कूल है, उसमें आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। कितने, आधे छात्र। ठीक है, उसके बाद 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, और 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। बाकी के तैराकी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 160, तो छात्रों की शतरंज वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो लिख लेंगे, हमें किसका पता है, वॉलीबॉल खेलने वालों का कितने हैं, 160 टोटल। टोटल छात्र हैं 160 जो वॉलीबॉल खेलते हैं, और हमें पता है कितने छात्र वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कितने परसेंट, 1/4, कितना हुआ, 160। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुल छात्रों की संख्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना वॉलीबॉल खेलने वाले कितने, 160 छात्र, तो वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी थी, 1/4, कितने, 160, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, कुल छात्र निकल के आता है। तो कुल छात्र कितने हो गए हमारे, तो टोटल छात्र हो गए हमारे 640। अब हमें बताना क्या है, शतरंज खेलने वाले, शतरंज खेलने वाले कितने छात्र हैं हमारे पास में, 1/16 छात्र। 1/16 छात्र कितने का, कुल छात्र का, तो 1/16 गुणा कुल छात्र कितने, 640, 16 चौका 64, तो शतरंज खेलने वाले कितने हो गए, 40 विद्यार्थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कक्षा 3 के छात्र ने इतने का गुणनखंड इस प्रकार किया। ठीक है, कुछ इस तरह से किया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या करा गया है, कौन सा ही फॉर्मूला यूज़ करा है, तो ये सहचर्या सिद्धांत होता है गुणन का। ठीक है, जब संख्याओं को इधर से उधर खिसका कर चेक कर, यानी स्थान बदल कर। देखिए 8 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये किसका है, 16 और 25 का गुणनखंड। अब स्थानों का परिवर्तन करा गया है सिर्फ। ठीक है, सहूलियत के हिसाब से 5 को यहाँ, 2 को इसके साथ। तो ये गुणन का सहचर्या नियम होता है। ठीक है, जब स्थानों का परिवर्तन करें, यानी अब गुणा करना आसान है। 8 पंजे 40, और इसका 5 दूनी 10, और इन दोनों गुणा होकर 400 आएगा। तो आज के लिए क्लास हमारी इतनी ही। ये 2019 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सीटेट में। अगले सेशन में हम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।